चलिए बेटा आगे चलते हैं यार। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हम अभी तक देख रहे थे कि किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगते हैं। अब हम देखते हैं किसी तार जिसमें करंट जा रहा है उस पर किस तरह से फोर्सेस लगते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा मामला है, सुनिएगा। मान लीजिए बेटा ये छोटा सा तार है, छोटा सा तार है, मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया। ठीक है, ये तार है, इसकी छोटी सी लेंथ आपके पास dl। ठीक है, और इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ I। करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, और वो जिस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस रीजन के अंदर लेट से बेटा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा लेट से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से बी वेक्टर। ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर ये तार पड़ा है। इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लिखना पहले से में आता है, हमने याद भी कर रखा है। अब सवाल उल्टा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तार रखा है और मुझे तार पर फोर्स निकालना है। निकालेंगे बेटा, बिल्कुल निकालेंगे। इस तार पर अगर मैं फोर्स देखूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन पर निकालो बेटा। सबसे पहले एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना होगा। अकेले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा Q इनटू उसकी वेलोसिटी क्रॉस B। फिर ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है बेटा। मान लेता हूं कि इस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा वो A है। ऐसे इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन सब पर कितना फोर्स आएगा, इतना इतना ही आएगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड जितनी यहां पर उतनी यहां पर उतनी यहां पर, सारे पॉइंट नजदीक नजदीक के तो हैं, तो सब पर कितना फोर्स आएगा, सब पर कितना फोर्स आएगा। मैं उसे DF लिख रहा हूं बेटा। DF इसलिए क्योंकि ये एलिमेंट छोटा सा ना, इसलिए एक पर फोर्स इतना है -E इंटू VD क्रॉस B। तो इस इतने से क्रॉस सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने से क्रॉस सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम। बेटा ये वाला वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स A इंटू DL। एन क्या है बेटा, बोल दो बेटा, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसे बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू NAEVD इंटू DL क्रॉस B। बेटा सारे के सारे टर्म्स वैसे के वैसे, सारे के सारे टर्म्स वैसे के वैसे, बस मैंने बेटा वो माइनस हटा दिया और वो जो VD क्रॉस B था उसको मैंने DL क्रॉस B लिख दिया। VD मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बाहर निकाल लिया। सर माइनस कहाँ गया बेटा, माइनस यहाँ गया कि आपका जो VD वेक्टर जो है और जो आपका DL वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में 180 का अंतर है, तो वो माइनस वहाँ सेट हो गया। और DL वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ आपके DL वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैं इस NAEVD को पहचानता हूँ। NAEVD का मतलब है बेटा आपका करंट, और आप सीधा याद कर सकते हो कि छोटे से एलिमेंट पर, छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो बेटा दैट फोर्स इज ऑलवेज I इंटू DL क्रॉस B। दैट इज बेटा ऑफ कोर्स I इंटू DL क्रॉस B। DL मैं फिर से बोल दूं बेटा ये आपका करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट। इसके पास डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप बोल देना इसके पास जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग करंट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि करंट के पास डायरेक्ट करंट वेक्टर होता है, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन तो होती है। तो आप कह सकते हो कि DL वेक्टर के पास जो डायरेक्शन होगी वो करंट वाली डायरेक्शन ही होगी। VD ऑफ कोर्स बेटा उसके अपोजिट है, तो उस अपोजिट ने बेटा उस माइनस को कंपनसेट कर लिया है। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूले से एक दो बातें और बोलूंगा, सुनना बेटा। अगर आपके पास तार है ऐसे, इसमें करंट है I ऐसे,
इसकी छोटी सी लेंथ है dl, और इस रीजन के अंदर लेट्स से बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे b, dl वेक्टर और b वेक्टर के बीच में लेट्स से बेटा आपके पास एंगल है थीटा। तो इस छोटे से dl वेक्टर पर छोटा सा फोर्स आएगा, उसका मैग्नीट्यूड मैं अगर लिखना चाहूं तो बेटा दैट इज ऑफ कोर्स बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है I इंटू डी एल इंटू बी। बेटा डॉट प्रोडक्ट थोड़ी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये तो रहा फोर्स का मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन क्या होगी, बेटा डायरेक्शन हम निकाल देंगे राइट हैंड थंब रूल से, डी एल क्रॉस बी से। कैसे, ये रहा डी एल, ये रहा बी, डी एल की तरफ हाथ ले जाओ, बी की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, और अंगूठा आ गया अंदर की तरफ तो बेटा आपका छोटा सा जो फोर्स है वो आ गया ऐसे अंदर की तरफ। ये जो फोर्स होगा ये ऑफ कोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, जो करंट है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखना बेटा इस बात को कि आपका जो फोर्स है इट विल बी परपेंडिकुलर टू करंट। बेटा करंट बोलते हैं, डीएल वेक्टर की बोल दो, डायरेक्शन तो एक ही है। या फिर बेटा दूसरे शब्द में कहूँ तो बेटा दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ये बेटा आपका जो फोर्स है ये डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और आपकी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर ही होगा। ये बेटा आपका फोर्स है और फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने अच्छे से प्यार से लिख ही दिया है। आगे चलते हैं। आई होप बेटा याद रखोगे इस बात को कि जो फोर्स है वो आपके डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स आई इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा। ये डायरेक्शन निकालने में बेटा मुझे तो बेस्ट जो है वो आई इंटू डी एल क्रॉस बी लगता है, राइट हैंड थंब रूल ही मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। हालांकि एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर बेटा हम लोग जो है वो एक्चुअली इस लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं, राइट हैंड को यूज़ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड को यूज़ करना है। और आप है ना लेफ्ट हैंड के जो इंडेक्स फिंगर है वो तो रख दीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये जो उंगली है बेटा इसको आप रख दीजिए हमेशा करंट की तरफ। तो जो अंगूठा होगा वो आपको हमेशा फोर्स दे देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। पहली बात तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, ये जो लाइन है, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दीजिए, ये मिडिल फिंगर जो है ये बेटा आप हमेशा करंट की तरफ रख दीजिए। तो आपका ये जो अंगूठा है बेटा आपको हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो। मुझे तो डीएल क्रॉस भी ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट है, हमें इसमें कुछ खास सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमारा सारा का सारा काम इससे वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, फोर्स ऑन करंट carrying loop placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट एक बार लूप हटा देना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा करंट कैरिंग वायर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और उस पर मुझे फोर्स निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे बेटा, बिल्कुल निकालेंगे। सुनिए, आराम से सुनिएगा। आपके पास लेट से बेटा कोई वायर है इस तरह से, उसमें करंट जा रहा है लेट से मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है। और पूरे के पूरे रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और लेट से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। मैं जो डेरिवेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब फोर्स निकालते हैं। मुझे एक छोटे से एलिमेंट पर तो फोर्स निकालना आता है। जैसे अगर यहां पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं डीएल विड्थ का, तो सॉरी डीएल लेंथ का, तो उस पर फोर्स लिखना मेरे को आता है। इस छोटे से डीएल लेंथ पर जो फोर्स आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स आई इंटू डीएल क्रॉस बी। सर मुझे तो पूरे पे फोर्स निकालना है। बेटा पूरे पे फोर्स निकालना है
तो डीएल यहां भी लेना, 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 ऐसे डीएल लेते जाना और उन सब पे फोर्स निकालते जाना और जोड़ लेना। भाई ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ छोटे से एलिमेंट के लिए था, बड़े एलिमेंट के लिए ऑफकोर्स हम छोटे छोटे एलिमेंट लेते जाएंगे, उन सब पर फोर्स लिखते जाएंगे और उस सबको हम जोड़ भी लेंगे। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो ऑफकोर्स बेटा आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेते जाइए, उन पर जो फोर्स है वो लिखते जाइए और उसको जोड़ते जाइए। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन। जो कोई कांस्टेंट हो बाहर निकाल लो। अब मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर चाहे डीएल यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, करंट तो हर जगह सेम है, बाहर निकाल लो। बेटा बी भी तो हर जगह सेम है, बी यहां 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 हर जगह सेम है। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो बी तो यूनिफॉर्म है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, आई बाहर, इंटीग्रेशन डीएल तो बेटा अंदर रहेगा का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी। बेटा बी को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। क्यों बाहर निकाल लिया? बेटा यूनिफॉर्म है। अब जरा सोचो कि इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्या है। बेटा ये जो इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर है ये क्या है? सोचूंगा बेटा, डीएल वेक्टर, 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 डीएल वेक्टर। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का मतलब है कि इन छोटे छोटे वेक्टर्स का समेशन, इन छोटे छोटे वेक्टर्स के समेशन का मतलब ये है बेटा, मेरे ख्याल से आपको हल्का फुल्का पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आ रहा होगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मुझे इस तरह से खूब सारे अगर वेक्टर जोड़ने हो तो सारे के सारे वेक्टर्स को इस तरह से सेट कर दो कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे अगले का टेल, फिर अगले के हेड पे तीसरे का टेल, और जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे पहले वाले वेक्टर के टेल से सबसे आखिरी वाले वेक्टर का हेड होगा। सो दिस इज द एडिशन और समेशन ऑफ ऑल दीज। बेटा दिस इज योर इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर। चाहो तो बेटा आप इसे एल वेक्टर लिख सकते हो। एल वेक्टर बेटा इस पूरे के पूरे वायर की शेप, साइज, ज्योमेट्री पर डिपेंड ना करके सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड कर रहा है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है, दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी। बड़ा गौर करना है इस बात में कि ये I इंटू एल क्रॉस बी फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। हमेशा वैलिड तो बेटा I इंटू डी एल क्रॉस बी ही है। ये I इंटू एल क्रॉस बी सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आपके पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तार के हर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हम बड़े आराम से बेटा I इंटू एल क्रॉस बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। अगर मान लो कोई क्लोज्ड लूप हुआ, अगर मान लो बेटा कोई क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप हुआ और उस लूप को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। ऐसे क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है बेटा, करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। तो ऑब्वियस बात है बेटा, क्लोज्ड लूप है तो डीएल वेक्टर का समेशन तो जीरो आएगा। भाई डीएल वेक्टर का समेशन क्या आपका? एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या है? पहले वाले पॉइंट से आखिरी वाले पॉइंट को जोड़ने वाली सीधी लाइन, ठीक है। आप तो पूरे पूरे तार को रिप्लेस कर सकते हो एक सिंपल वायर से जो बेटा पहले पॉइंट से आखिरी वाले पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हो। यहां पर अगर करूंगा तो बेटा ऑफ कोर्स पहला पॉइंट भी वही है, आखिरी पॉइंट भी वही है। यहां पर मैं अगर मैं डीएल 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 अगर ऐसे लेता जाऊंगा तो सबका समेशन तो वही आएगा, जहां से चले थे वही पहुंच गए। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आपका जो डीएल वेक्टर का जो समेशन है, एल वेक्टर जो है बेटा वो तो जीरो आएगा या नल वेक्टर आएगा। तो ऐसे केस में इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बेटा फिर तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, फिर तो ऐसे करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ ए क्लोज्ड करंट carrying loop is placed
in uniform magnetic field, comma, then magnetic force on it will be zero. बड़ा फिर इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो तो जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। चलिए बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बात तो समझ गए हो, तो चलिए बेटा कुछ सवाल करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। कुछ बेटा सवाल करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल पूछूंगा। सुनना बेटा, आपके पास इस तरह का रीजन है, इस रीजन के अंदर ये एक सेमी सर्कुलर शेप का करंट कैरिंग वायर है। करंट जा रहा है इसमें I, रेडियस बेटा इसका है R, और पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, वो है B। मैं पहले बोल दूं बेटा कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, मैं इसे पॉइंट P बोल रहा हूं, मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को O बोल रहा हूं। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। दूसरा सवाल, फाइंड टॉर्क ऑन वायर अबाउट पॉइंट O एंड पॉइंट P। पॉइंट O और पॉइंट P के अबाउट बेटा कितना कितना टॉर्क आएगा, सब कर देंगे अपने यार। चलिए बेटा बिल्कुल डिटेल में सोचते हैं हर चीज को ना, मजा आएगा। सुनना बेटा, छोटे छोटे एलिमेंट पर मुझे फोर्स लिखना आता है, तो मैंने क्या किया, एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लिया ऐसे बेटा, ऐसे छोटा सा तार का एलिमेंट लिया। ऑफ कोर्स बेटा तार पर है तो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये डीएल लिया, छोटी सी लेंथ बेटा इसकी डीएल। ठीक, मैं जानता हूं कि इस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो है I इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा। करंट मेरे प्यारे बच्चों I है, इसकी लेंथ मेरे बच्चे dl है, मैग्नेटिक फील्ड B है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर, बड़ा dl वेक्टर के पास तो डायरेक्शन वही है जो करंट के पास है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ऑफ कोर्स वो एंगल आ गया 90। तो मेरे पास ये फोर्स आ गया I इंटू डी एल इंटू बी। रही बात डायरेक्शन की, तो dl क्रॉस b अभी करता हूँ बेटा। dl की तरफ हाथ ले गया, b है अंदर की तरफ, b की तरफ उंगलियां कड़ के अंगूठा आ गया ऐसे, तो ये छोटा सा चिन्ना सा फोर्स आ गया ऐसे, ये छोटा सा चिन्ना सा फोर्स आ गया ऐसे। ये फोर्स ऑफ कोर्स बड़ा ऐसे रेडियल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा डीएल के परपेंडिकुलर होता है। डीएल है टेंजेंशियल, तो फोर्स है ऐसे रेडियल। रेडियल बोलने का मेरा अर्थ ये है कि अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे 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 अगर खींचूंगा तो ये सेंटर से पास होगा। लेट्स से मेरे प्यारे बच्चे दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा एलिमेंट और लिया यहां के, डीएल ऐसे, ये वाला एंगल भी थीटा, डीएल ऐसे बी ऐसे। फोर्स कैसे आता है, डीएल क्रॉस बी की तरफ, डीएल की तरफ हाथ ले गए, बी की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स। अगेन बेटा फोर्स वही होगा, करंट है I, लेंथ है dl इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा डीएल वेक्टर और बी वेक्टर बीच एंगल तो आपका 90 है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है। चलिए बच्चों, मैं एक छोटी सी बात बताने के लिए इतना सारा काम कर रहा था। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा।
एज यू कैन सी दैट कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। बेटा जी कौन से कंपोनेंट आएंगे? इधर की तरफ तुम्हारे पास आएगा df का cos थीटा, इसका भी इधर की तरफ आएगा df का cos थीटा। ये df के cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ऊपर की तरफ आएगा df का sin थीटा, इसके पास भी बड़ा ऊपर की तरफ आएगा df का sin थीटा। एज यू कैन सी दैट कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो गए, ये लेफ्ट राइट। ऐड कौन से होंगे? सिर्फ और सिर्फ df का sin थीटा। तो अगर आपको पूरे के पूरे तार पर अगर फोर्स निकालना है तो ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स लेते जाइए, उन पे फोर्स लिखते जाइए और उन फोर्स को वेक्टरली ऐड कर लीजिए। व्हेन आई से वेक्टरली ऐड कर लीजिए तो इसका अर्थ क्या है? क्या करूं? इंटीग्रेशन df करूं, इंटीग्रेशन df का sin थीटा करूं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2df का sin थीटा करो। बेटा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने जवाब दे दिया है कि सर ये तो पक्का गलत है और ये दोनों सही है। भाई df का sin थीटा मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला कंपोनेंट ऐड करना है। अगर मैं df का sin थीटा लिख रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस पर फोर्स लिख रहा हूं, तो थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके पाई तक। अगर 2df sin थीटा लिख रहा हूं, इसका मतलब इसकी और इसकी वजह से मिला के लिख दिया, तो पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 कर दो, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले दोनों तो बेटा कंसीडर हो ही गए। तो सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 इंटीग्रेट कर दो। मर्जी बेटा आपकी, टोटली मर्जी है। दोनों से बेटा आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर आपको नेट फोर्स अगर निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ df। बेटा df हम निकाल चुके हैं, दैट इज i इंटू बी इंटू एल, बेटा क्या सॉरी dl इंटू बेटा क्या, ये तो बेटा इंटू साइन थीटा। सर dl कैसे लिखूं? बेटा dl लिखना बेटा बहुत ही आसान सा काम है, मैंने आपको सिखा भी रखा है कैसे कैसे। एंगल थीटा पर ये छोटा सा एंगल d थीटा, ठीक है। तो ये बेटा छोटी सी लेंथ आएगी, कितनी आएगी? rd थीटा। तो दैट इज i इंटू बी। बेटा इस छोटे से लेंथ तो बेटा क्या ले सकते हो? rd थीटा। d थीटा बेटा का छोटा सा एंगल है, rd थीटा इंटू साइन थीटा। i बाहर, b बाहर, r बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स IBR। ये आपके पास बेटा फोर्स आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स IBR। समझ बेटा इस बात? बड़ा डीएल सोच में दिक्कत तो नहीं है? मैं फिर से बताऊं भाई, आपने बेटा क्या किया कि आप बेटा किस तरह से एलिमेंट्स लेते हो सर्कल के अंदर, कि आप एंगल थीटा पे गए, फिर थीटा प्लस डी थीटा पे गए। तो ये वाला एंगल अगर डी थीटा होगा तो ये छोटी सी लेंथ आएगी बेटा, कितनी? rd थीटा। ये जो छोटी सी लेंथ है उसी को आप dl लिख सकते हैं, ठीक। ये आपके पास फोर्स आ गया। ये फोर्स हम डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते थे, बिल्कुल डायरेक्ट। लिखेंगे बेटा, रुक जाओ एक बार, है ना। अब दो काम और कर लेते हैं, O पॉइंट के अबाउट और P पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी निकाल लेते हैं। सब बच्चों को नजर आ गया होगा कि O पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क 0 आएगा। यहां पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, फोर्स पास हो रहा है O से, इस पर बेटा फोर्स आएगा बाहर की तरफ, कहां से पास होगा? O से। फोर्स लगेगा ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, कहां से पास होगा? O से। तो अगर O से अगर सारे के सारे फोर्सेज अगर पास हो रहे हैं तो O के अबाउट तो टॉर्क आपका 0 आएगा। O के अबाउट तो 0 आएगा। P के अबाउट जरूर टॉर्क आ जाएगा। P के अबाउट टॉर्क आएगा कितना? देखना बेटा, ये रहा P, और जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो बेटा ऐसे लग रहा है, आपका फोर्स ऐसे लग रहा है। इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो। नॉट दैट टफ बेटा, इसको हम लेवर आर्म भी कहा करते थे। अगर ये r है तो ये r cos थीटा है और ये आपका r sin थीटा है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस छोटे से फोर्स का छोटा सा टॉर्क आएगा। उस छोटे से टॉर्क को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। ये छोटा सा फोर्स, बड़ा छोटा सा फोर्स हम लिखना जानते हैं, दैट इज I इंटू बी इंटू DL। बेटा DL को बड़ा मैं वापस से लिख रहा हूँ RD थीटा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा यहाँ से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R sin थीटा। सर मुझे तो पूरा टॉर्क निकालना है बेटा, पूरा टॉर्क निकालना तो I बाहर, B बाहर, R बाहर, R बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। बेटा साइन थीटा थीटा को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ? आप लोग सर 0 से चलते 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 पाई तक वेरी कर दो। बेटा 0 से पाई तक साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स 2 आएगा, दैट इज 2 टाइम्स
IB/r²। हमने सारा का सारा सवाल बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से किया है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमें ये वाला सवाल ऐसे ही करना था, मुझे थोड़ा सिखाना था ना, मुझे तो बातें सिखानी थी, इसलिए मुझे इतना करना जरूरी था कि देख बेटा छोटे छोटे एलिमेंट पर फोर्स निकाल, उन सारे के सारे फोर्स को ऐड कर ले वगैरह वगैरह, मुझे तो सिखाना था। अगर आपको यही वाला सवाल अगर करना हो तो आप तो बोलोगे देखो सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। सुनना बेटा, मैं तो सर ऐसे कर लूंगा कि ये रहा मेरा वायर, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो भी यूनिफॉर्म। करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है तो आप सीधा फोर्स लिख सकते हो कि फोर्स इज सिंपली I इंटू एल क्रॉस बी। ये एल वेक्टर क्या है? एल वेक्टर है सिंपली सबसे पहले पॉइंट से सबसे आखिरी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। तो आप बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से बोलोगे कि सर ये रहा मेरा एल वेक्टर, ये रहा मेरा एल वेक्टर। इस एल वेक्टर की बेटा लेंथ मेरे ख्याल से सारे बच्चों को नजर आ गई बेटा कितनी, 2r। और आप तो बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से कह सकते हो कि सर हटाओ इस वायर को, इस वायर की बजाय मैं ये छोटा सा वायर मान लूंगा, इस पूरे वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ऐसे एक वायर से, जिसके लिए बेटा ऑफ कोर्स सेंटर वाला जो पॉइंट है बेटा वो आपका O है और ये वाला बड़ा पॉइंट आपका पास P है। तो आप जब सारे के सारे वायर को इस इकलौते वायर से अगर रिप्लेस कर रहे हो, अब तो बड़ा सीधा सीधा फोर्स लिख सकते हो। आप कहोगे एल वेक्टर है ऐसे क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स आएगा एल क्रॉस बी, ऐसे यूं फोर्स आएगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। आराम आराम से, करंट कितना है I, प्यारे बच्चों इसकी लेंथ कितनी है 2r, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन योर DL वेक्टर एंड B वेक्टर? ऑफ कोर्स 90, बेटा साइन 90। और कुल मिलाकर बेटा मेरे पास ये फोर्स आ गया है, दैट इज बेटा 2 टाइम्स IRB। इस तरह के बेटा यूनिफॉर्म फोर्स को आप ऐसे सेंटर पर लगता हो मान सकते हो। ये हमारे पास फोर्स आ गया 2 टाइम्स IRB। हमने जब छोटे छोटे एलिमेंट पर फोर्स लिखकर उनको वेक्टरली ऐड किया था तब भी आंसर ये आया था, अब भी आंसर वही आया है। इस फोर्स को बाय सिमेट्री आप कहोगे सर मैं तो O से लगता हूं मानूंगा, तो बेटा O के अबाउट टॉर्क तो कितना आ जाएगा 0, दिख ही रहा है, टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। बेटा O तो सिमेट्रिक पॉइंट है ना, हर पॉइंट एक जैसा ही है, बड़ा सेंटर पे लगता मान लो। सर P पॉइंट से कितना टॉर्क होगा? बेटा P पॉइंट से टॉर्क होगा, फोर्स है 2 टाइम्स IRB मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी R। दिस इज टॉर्क अबाउट पॉइंट P। दिस इज द राइट वे टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे। सर फिर आपने पूरा क्यों किया? अरे बेटा मेरी तो आदत है यार, ठीक है, मैं तो हर बात को बेसिक से बताने के चक्कर में कि मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ भाई बेसिक से कर लो, चाहे फॉर्मूला याद कर लो, हर एक से मेरा आंसर सेम आएगा। बस इससे मेरा भी काम बन जाएगा और तुम भी बेटर तरीके से कन्विंस हो पाओगे। ठीक है बेटा, 2 सवाल और करते हैं अच्छे अच्छे। इस बार बेटा बेसिक से मत करना, इस बार बेसिक से मत करना ना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना अपना। ये बेटा आपके पास है एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास एक वायर है बेटा, ये आपके पास एक पैराबोलिक शेप का, अबे यार वायर है बेटा, पैराबोलिक शेप का वायर। दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये बेटा पैराबोलिक शेप वायर। ये वाला जो पॉइंट है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5,25। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई तो कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,25। पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है B, यूनिफॉर्म अंदर की तरफ बेटा, क्रॉस मतलब ऐसे अंदर की तरफ। दिस इज एक्स एक्सिस बेटा, दिस इज वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है। फाइंड
मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पैराबोलिक शेप्ड वायर, इस पैराबोलिक शेप्ड वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, बिल्कुल निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? आप बोलो सर मैग्नेटिक फील्ड तो इस रीजन में यूनिफॉर्म दे रखी है, सवाल के अंदर यूनिफॉर्म दे रखी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ कि F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। आई इंटू डी एल क्रॉस बी कर करके छोटे छोटे एलिमेंट पर फोर्स निकालकर उन सारे के सारे फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करने में टाइम वेस्ट ना करें। हमें जानते हैं कि आंसर तो वही आएगा। सर ये एल वेक्टर क्या होगा? बेटा एल वेक्टर होगा सबसे पहले वाले पॉइंट से सबसे आखिरी वाले पॉइंट को जोड़ने वाला ये है आपका एल वेक्टर। इसकी लेंथ बेटा देखना y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम ही है बेटा, मेरे ख्याल से इसकी लेंथ तो 10 आ गई होगी, -5 से +5 कर लेंगे बेटा। फोर्स इक्वल्स टू, अच्छा बेटा करंट I है, करंट है I बेटा, यहाँ से वहाँ तक की जो लेंथ है बेटा आपके पास वो है 10, मैग्नेटिक फील्ड है B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। एल वेक्टर बेटा ऑफ कोर्स ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे नेगेटिव जेड एक्सिस के लोगे। ऑफ कोर्स एंगल कितना आ गया 90। ये बेटा आपके पास फोर्स आ गया, दैट इज 10 टाइम्स आई इंटू बी बेटा, दैट इज द 10 टाइम्स आई इंटू बी बेटा। 10 लेंथ है, ठीक है, वो बड़ा मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों? चलिए एक और सवाल, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। आपके पास बेटा जी इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस, और कोई तार है साइनोसोडल शेप में ऐसे। इस तार में करंट है मेरे प्यारे बच्चों I, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस तार की जो शेप है वो मुझे ऐसे दे रखी है, y इज इक्वल्स टू 2a, सॉरी y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। करंट बेटा इसमें I है, पूरे रीजन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे बाहर की तरफ है डॉट, और वो यूनिफॉर्म है। सवाल बेटा बहुत ही क्लियर सा पूछ रहा हूं, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस साइनोसॉइडल शेप्ड वायर। बेटा इस तार पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट लो, उन पर फोर्स लिखो, उन सबको वेक्टरली ऐड करो, या फिर बेटा ठीक है सीधा आई इंटू एल क्रॉस भी लगा दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। चलिए बेटा सोचते हैं। आप तो बेटा है ना इस पूरे तार को तो भूल जाओ, इस पूरे तार को तो भूल जाओ। आप तार लो सबसे पहले पॉइंट से सबसे आखिरी पॉइंट तक, क्योंकि ये तार बेटा कहां पड़ा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसमें करंट मान लो ऐसे। लेकिन सर इसकी लेंथ कितनी है? सोचेंगे बेटा, लेंथ सोचेंगे। सुनना बेटा, हल्का फुल्का बेटा तुम लोगों को ना ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी। जैसे ये वाला एंगल है 0 बेटा, ये वाला एंगल है 0 साइन के ग्राफ में, ये वाला एंगल है पाई, और बेटा ये वाला एंगल है तुम्हारा 2 पाई। बेटा ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा? 2 पाई। ठीक है, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। मुझे ये कह रहा है कि ये तो a है, हालांकि मेरे किसी काम का नहीं है, ये भी मेरे पास a है। ये वाला एंगल 0 है, ये वाला मेरे पास पाई है, और ये वाला मेरे पास 2 पाई है। ये वाला 2 पाई है, मतलब बेटा एंगल 2 पाई है, तो दिस इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 2 पाई।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बड़ा x की वैल्यू आ गई है लैम्डा। तो ये वाला जो पॉइंट है बड़ा, दिस इज बेसिकली x इक्वल्स टू लैम्डा। ये वाला आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये एक तरह से x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 है, ये x इक्वल्स टू लैम्डा है। समझ में आ गया लैम्डा क्यों है, क्योंकि x को अगर लैम्डा होगा तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई बड़ा, ये ऑफकोर्स साइन 2 पाई है। ये साइन 0 बड़ा, ये साइन पाई बाई 2, ये साइन पाई, ये साइन 3 पाई बाई 2 बड़ा, आपका साइन 2 पाई। कुल मिलाकर हमारे तार की लंबाई पता लग गई है बेटा, कितनी, लैम्डा। करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर ऐसे, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। एल वेक्टर की तरफ हाथ ले जाओ और बी की तरफ उंगलियां घुमा दो, उंगलियां टूट जाएंगी राइट हैंड की, ऐसे नहीं करना। तो बेटा एल वेक्टर की तरफ हाथ ले जाओ, बी है बेटा बाहर की तरफ, बी की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया नीचे की तरफ, अंगूठा आ गया नीचे की तरफ, तो फोर्स आ गया नीचे की तरफ, और उस फोर्स की वैल्यू होगी आई इंटू एल। प्यारे बच्चों व्हाट्स द लेंथ, लैम्डा, इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस करंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो बेटा करंट वेक्टर बोलना गलत बात है, दिस एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट ऑफ कोर्स 90, और मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, दैट इज आई इंटू लैम्डा इंटू करंट की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, आई इंटू एल इंटू, सॉरी आई इंटू लैम्डा इंटू बी, ये हमारा फोर्स आ गया। अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट निकालता हूं, उन पर फोर्स देखता बेटा, तब भी आंसर यही आता। हमें पूरा नहीं करना बेटा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी हम बड़े आराम से ऐसे ही काम चला लेंगे, हमारा सारा का सारा काम ऐसे बड़े इत्मीनान से चल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। मैं एक बात और बोलूँगा कि बेटा आपके पास जो ईएमएफ की जो इसेंशियल शीट है उसमें जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है ना, उसके बेसिस पे बेटा आप कौन से सवाल कर सकते हो बता देता हूँ। हालांकि बेटा कुछ एक सवाल तो पहले से दे चुका हूँ। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में सेक्शन ए से लेकर ए कर सकते हो बेटा, बी कर सकते हो, सी कर सकते हो, मैं पहले से दे चुका हूँ बेटा सब कुछ, ठीक है ना। डी कर सकते हो, ई कर सकते हो, एफ कर सकते हो। ए से एच तक कर लेना बेटा, बोलने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन मैं बहुत सारे आपको पहले भी दे चुका था, ठीक है। तो आप पार्ट 1 में तो ए से एच कर लेना, और पार्ट 2 में दे तो बेटा पहले भी चुका हूँ लेकिन मैं फिर से दे रहा हूँ। ए से चलते चलते एफ तक करना बेटा, ए से सिर्फ एफ तक करना, आगे मत करना। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, टू, 4, 5, बेटा पार्ट 2 में आना, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में आना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बेटा पार्ट 3 में कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 दोनों कर लेना। वैसे दोनों बेटा क्लास में करा रखे, ठीक है, बन ही जाएंगे आपसे। बाकी बेटा बाद में दे देंगे, लेकिन इतना तो एक बार आप निपटा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। बेटा दो पैरेलल वायर हैं, उनके बीच में कैसे कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला हम आखिर में याद भी कर सकते हैं। सिचुएशन देखना बेटा, ये मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट है I1। ये दूसरा वायर जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, ये फाइनाइट लेंथ का है, L लेंथ का। इसमें जो करंट गुजर रहा है बेटा दैट इज I2। दोनों वायर में जो है वो एक दूसरे के पैरेलल पड़े और करंट सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहा है।
दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों वायर पैरेलल हैं, इसलिए बड़ा डिस्टेंस चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, हर जगह से जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर है। मुझे इन दोनों वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बड़ा जीरो होगा, तो करंट भले ही जा रहा हो, तुम जानते हो ये मेटालिक वायर्स जो है तो न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं होगा, हाँ मैग्नेटिक फोर्स जरूर होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स में दो तरीके से निकाल सकता हूँ, मतलब सोच सकता हूँ। एक तो ये कि इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस पर आई इंटू डी एल क्रॉस बी, या फिर इसकी वजह से इसके हर पॉइंट पर बी लिखूं और फिर इस पर आई इंटू डी एल क्रॉस बी लगाऊं। ठीक है, इसकी वजह से इस पर बी लिखकर आई इंटू डी एल क्रॉस बी लगाऊं, या फिर इसकी वजह से इस पर बी लिखकर अलग अलग पॉइंट पर आई इंटू डी एल क्रॉस बी लगाऊं। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन दोनों में से एक आसान है और एक बहुत टफ है जो हम नहीं कर सकते। सर हम कौन सा कर सकते हैं? हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस तरफ, तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हाथ फैला दीजिए। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। मैं जानता हूं कि यहां 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 मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन इस इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस दूर यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, और वो भी अंदर की तरफ होगी। ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड हमें बड़े प्यार से लिखनी आती है, कितनी होगी? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज, बड़ा बताना, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? तो आप बोलोगे सर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बड़ा क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। अब ये वाला जो तार पड़ा है ये एक तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। सर यूनिफॉर्म की वजह से कैसे पड़ा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम, ऐसे होती है। बेटा ये जो तार है ये ऐसे नहीं पड़ा, तार तो ऐसे पड़ा है, और ऐसे अगर पड़ा है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से सेपरेशन तो हर जगह फिक्स है, तो इसके तो हर पॉइंट पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि स्मॉलर पॉइंट के हर पॉइंट पर लार्जर वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हर जगह सेम है तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी की बजाय आई इंटू एल क्रॉस बी थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो इस पर जो फोर्स आएगा बड़ा वो हमारे पास सीधा आ जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी। पहले बड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। देखना, इसमें एल वेक्टर किस तरफ मानते हो? जिस तरफ करंट जा रहा है, तो ये रहा आपका एल वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर। एल वेक्टर की तरफ हाथ ले गए, बी वेक्टर है अंदर की तरफ, बी वेक्टर की तरफ बड़ा उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो बड़ा फोर्स आएगा ऐसे अट्रैक्टिव। जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर इधर आएगा वही मैग्नेटिक फोर्स इस पर इधर आएगा। दोनों पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऐसे इक्वल एंड अपोजिट। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना? बेटा इस मैग्नेटिक फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है। बेटा बोलना कितना फॉर्मूला पता है? इसका तो करंट इनटू इसकी लेंथ, बड़ा इसका करंट बड़ा फॉर्मूला क्या था? आई एल बी साइन थीटा। अभी लिखता हूं बेटा, इसका तो करंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? I2। इसकी लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों? B। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बड़े प्यार से पहले भी याद कर चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन। बड़ा व्हाट इज द एंगल बिटवीन योर L वेक्टर एंड B वेक्टर? यू विल से कि सर L वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल तो 90 है, एंड द फोर्स कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। ये बड़ा आपका फोर्स है। दोनों वायर्स के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स है। सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो रिपल्सिव होगा। और मैं दिखा दूंगा यहां पर। कई बच्चे बेटा इस मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले को याद भी कर लेते हैं, एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है बेटा? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझिए, कई बच्चे बड़ा इसको याद रख लेते हैं, मैं भी इसके साथ रिमेंबर लिख लेता हूँ। हालांकि कोई बहुत ऐसा तगड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं कि बड़ा याद रखना मस्ट यू, याद हो जाएगा अच्छी बात है, ना याद हो तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अगला काम। एक छोटा सा काम बेटा मैं और कर रहा हूं, सुनिएगा। मान लीजिए बेटा कि आपके पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मेरे पास उसके साथ एक दूसरा वायर है,
दोनों वायर जो है ना वैसे पैरेलल है, इसमें करंट है बड़ा लेट से I1, इसमें करंट है I2 और इसकी लेंथ है L। ये तो इन्फाइनेटली लॉन्ग है, ये तो इन्फाइनेटली, दोनों के बीच में बड़ा डिस्टेंस है लेट से आपके पास R, पैरेलल है बेटा दोनों वायर। दोनों वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा हमें पता है कितना आएगा, बस मैं डायरेक्शन और डिस्कस कर रहा हूँ। इस वायर में करंट जा रहा है ऐसे, तो मुझे इस वायर के हर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी हो इस तार की वजह से, तो मैं इस तार में जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां पॉइंट कर दी, बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गई है अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है अंदर की तरफ। इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा तार पड़ा है, इस पर फोर्स कितना लगेगा I × L × B, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी L × B की तरफ। L वेक्टर किस तरफ होता है करंट की तरफ, L वेक्टर ऐसे, B वेक्टर ऐसे, L वेक्टर की तरफ हाथ ले गया, B बेटा मेरी तरफ है, उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो ऑफ कोर्स बेटा इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा बाहर की तरफ। जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर बाहर की तरफ आएगा वही मैग्नेटिक फोर्स इस पर भी बाहर की तरफ आएगा। इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू में बड़े आराम से लिख सकता हूं, क्या थी बेटा वैल्यू, वही बेटा वैल्यू, मेरे पास नई वैल्यू नहीं है कुछ, ठीक, क्या थी बेटा μ0 I1 I2 अपॉन 2πr, बेटा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है L, तो फोर्स आ गया μ0 I1 I2 अपॉन 2πr × L। सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो आप कह सकते हो कि एक तरह से अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो रिपल्शन होगा। याद नहीं भी रख पाओ तो बड़ा अगेन कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, आप खुद सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं इसी फॉर्मूले पे और फिर इसी सिचुएशन पे एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल पूछ रहा हूं, आराम से इत्मीनान से करना। इस सवाल के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फंडे बहुत कम लग रहे हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन के और मैकेनिक्स के फंडे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो फंडे लग रहे हैं वो तो मोर और लेस बेटा आपको याद हो ही चुके हैं। सुनना बेटा, आपके पास एक वर्टिकल प्लेन के अंदर ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बट आपके पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा है और इसके अंदर कोई करंट गुजर रहा है, लेट से बेटा उस करंट की वैल्यू है I1, ठीक है। इसी सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर, सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर इसके पैरेलल दूसरा वायर पड़ा है, इसके पैरेलल दूसरा वायर पड़ा है, जिस वायर के अंदर करंट है I2 और वो अपोजिट डायरेक्शन में। इस तार की बड़ा लेंथ L है, मास M है, यूनिफॉर्म वायर है, बड़ा यूनिफॉर्म वायर। दोनों के दोनों तार बड़ा सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़े, दोनों के दोनों तार सेम वर्टिकल प्लेन, बड़ा सेम वर्टिकल प्लेन वाला समझ ना, कि नीचे वाला तार अगर ऐसे तो ऊपर वाला तार उसके जस्ट ऊपर है, यूं नहीं कि इधर नहीं है इधर नहीं है, जस्ट ऊपर है, और दोनों के दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में है, और वर्टिकल प्लेन में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा नीचे की तरफ g है, ठीक है। दीज आर टू पैरेलल वायर्स, बड़ा ये दोनों आपके पैरेलल वायर्स, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बड़ा वो h है। h मुझे पता नहीं है बड़ा, h मुझे पता करना है, h मुझे पता नहीं है बड़ा, पता करना है। अब सवाल लिखिए, नीचे वाला जो वायर है बड़ा ये फिक्स्ड है, ये तो मैंने बड़ा बांध रखा है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। हाँ, ऊपर वाला जो तार है बड़ा वो फ्री है, फ्री तो है, लेकिन सवाल के हिसाब से फिलहाल ये इक्विलिब्रियम पे है, बड़ा इक्विलिब्रियम पे है, इस बात मतलब इस पर नेट फोर्स बड़ा क्या है 0। तो सवाल लिखिएगा, इफ स्मॉलर वायर is at equilibrium, find H। H निकालो, H मतलब दोनों तारों के बीच में सेपरेशन निकालो, बिल्कुल निकालेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान है। इस तार पर दो फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले बेटा mg, भाई वर्टिकल प्लेन है mg तो लगना ही है, और ये वाला तार इस तार को रेपेल कर रहा है। सर रेपेल कर रहा है कैसे पता, बेटा अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये वाला तार इसको रेपेल कर रहा है, और जिस फोर्स से रेपेल कर रहा है बेटा वो फोर्स मुझे पता है μ0 I1 I2
अपॉन 2 पाई आर, आर नहीं बेटा, दोनों की जो डिस्टेंस है एच, लेकिन तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? हम जानते हैं कि अगर ये तार इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई एच शुड बी इक्वल टू mg, और यहां से मेरे पास h की वैल्यू आ गई बेटा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, बड़े इत्मीनान से अपने आंसर निकाल लिया, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg, बेटा ये हमारा एच आ गया। फेयर इनफ, कर लिया बेटा, बढ़िया कर लिया, ये तो आसान लगा होगा। अब टफ करते हैं। अब टफ सवाल ये है कि छोटे वाले तार को बड़ा वाला तार तो फिक्स है, छोटे वाले तार को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ x डिस्प्लेस करता हूं, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ x डिस्प्लेस करता हूं। आपको यह प्रूव करना है कि छोटा वाला जो तार है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड भी आपको निकालना है। तो चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं इस बात को। सारी बड़ा सिचुएशन तुम जानते हो, नीचे वाला जो तार है बड़ा वो फिक्स्ड है, सारा का सारा अरेंजमेंट वर्टिकल प्लेन में है। एच कितना आया है हमें पता है, अब तो बेटा एच कितना आया है हमें पता है, ठीक है। सवाल बेटा ये है, प्रूव दैट इफ स्मॉलर वायर is displaced slightly, बड़ा स्लाइटली को अंडरलाइन कर देना, in vertical direction it will perform simple harmonic motion. Prove that if smaller wire is displaced slightly in vertical direction, it will perform SHM. इस स्मॉलर वायर को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो आपको प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, बड़ा उस SHM का टाइम पीरियड भी निकालिए। चलो करता हूं, ठीक है करता हूं। यहां पर तो इक्विलिब्रियम है, यहां से आपको हल्का सा डिस्प्लेस करना है, करता हूं बेटा करता हूं। इस तार को मैंने हल्का सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, बेटा थोड़ा सा ही किया है, और बेटा नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने इस तार को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, लेट्स से x। अब बड़े वाले तार से दूरी कितनी हो गई है, ऑफ कोर्स h माइनस एक्स। अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ तो mg लग रहा है और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स किसने लगाया, इस वाले तार ने इस वाले तार पर मैग्नेटिक फोर्स लगाया। मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है, क्यों सर बड़ा क्यों है? बेटा हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों तारों के बीच में सेपरेशन क्या है। सेपरेशन जितना कम होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। जब ये तार यहां पर था उस टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स और mg बराबर थे, जब मैं तार को नजदीक ले आया तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो बढ़ जाएगा, mg उतना ही है, तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्स बड़ा और mg छोटा है। इस कारण से इस तार पर जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो ऊपर की तरफ आएगा। ध्यान दीजिए बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है। पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं नीचे की तरफ तो नेट फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ। काश मैं ये नेट फोर्स लिख पाऊं। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये नेट फोर्स तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। दिस नेट फोर्स इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स माइनस वेट। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स? इस तार ने इस तार पर कितना रिपल्सिव फोर्स लगाया है, मुझे फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट I1 I2, इसकी लंबाई L अपॉन 2 पाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज h माइनस एक्स माइनस mg। सर पहला काम तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स ऊपर। हाँ बेटा पहला काम तो हो गया। दूसरा काम होता है कि नेट फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्रूव करना होता है अगर हम SHM प्रूव करना चाहते हैं तो। सर ये कैसे होगा? हो जाएगा, सुनना आराम से सुनना।
इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं, म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πh 1 माइनस x/h। ये जो 1 माइनस एक्स अपॉन एच है इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस एक्स अपॉन एच की पावर -1। चलेगी ना बेटा, ये नीचे था मैं उसको ऊपर लेके माइनस एम जी। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को हल्का फुल्का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो आता ही है। एक्स जो है वो काफ़ी छोटा है बेटा एच के सामने, ये मैं आपको बता चुका हूँ सवाल के अंदर, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि हमने डिस्प्लेस किया है स्लाइटली। तो ये वाली टर्म जो है ये 1 के सामने बहुत छोटी है बेटा। अगर ये वाली टर्म अगर 1 के सामने बहुत छोटी है तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, जो मुझे ऐसे कहती है कि म्यू नॉट I1 I2L upon 2πh। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सेज दैट कि इट कैन रिटन एज 1, -1 को अंदर ले आओ तो प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एम जी। ये ले बेटा, ये मेरे पास आ गया नेट फोर्स। मैं एक बार इस नेट फोर्स को ढंग से और लिखता हूं। नेट फोर्स की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πh प्लस म्यू नॉट I1 I2 LX अपॉन 2πh स्क्वायर माइनस एम जी। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πh और एम जी तो बराबर है, बेटा जानते ना, म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πh तो एम जी के बराबर है। तो बेटा ये दोनों टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल। फोर्स आ गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, हम समझ गए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो वायर है बेटा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, पक्का करेगा, पक्का करेगा। हाँ बेटा, इससे हमारे पास आ गया कि फोर्स जो है उसकी वैल्यू आ गई बेटा, कि नेट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, जैसे हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πh स्क्वायर इंटू एक्स। लीजिए बेटा, SHM प्रूव्ड। SHM को प्रूव करने की सिर्फ और सिर्फ दो ही तो कंडीशंस हुआ करती थी। पहली कंडीशन ये कि डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स ऊपर, और दूसरी कंडीशन की फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दोनों काम हो गए। दिस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πh स्क्वायर इंटू एक्स। बड़ा इस m को हटाओ, नीचे ले आओ, मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू एक्स। एज यू नो इट वेरी वेल बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हो पहले से कि दिस मस्ट बी योर ओमेगास स्क्वायर, और यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज रूट ऑफ म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2π mh स्क्वायर। यह आ गया बेटा का टाइम पीरियड। बढ़िया आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। रही बात बेटा टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2π बाई ओमेगा, सो इट कैन रिटन एज 2π अंडर रूट ऑफ कितना 2π mh स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट I1 I2 L। ये हमारे बेटा आंसर्स हैं, और यही आंसर्स लिखने का सही तरीका है। भाई जो भी टर्म्स आपको सवाल के अंदर देखी थी, जैसे I1 I2 L M, है ना, उनकी टर्म्स में हमने आंसर निकाल दिया, और बहुत ही प्यार से बढ़िया से अच्छा सा आंसर अपन निकाल के बैठे। बस इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट इज द बेटर आंसर, बेटर आंसर तो यही है, लेकिन हो सकता है बेटा किसी बुक में, किसी जगह, किसी सवाल के अंदर इसको और सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे रखा हो। सुनना बेटा कैसे, हम जानते हैं म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πh जो है वो mg के बराबर है। मैं फिर से बोलता हूं बेटा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πh जो है वो mg के बराबर है। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πh
बेटा किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो मैं इसे बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दिस इज mg अपॉन, एक तो m बच गया, एक बड़ा ऑफकोर्स आपका h बच गया, m से m बड़ा क्या हो गया, कैंसिल। आपका आंसर आ गया रूट जी बाई एच। बड़ा आंसर क्या आ गया, रूट जी बाई एच। और ये आपके पास आ गया 2 पाई रूट एच बाई जी। और सिंप्लीफाई कर दिया बेटा अपन ने तो, और सिंप्लीफाई आप इसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच को बड़ा क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। तो सारे आंसर ही सही बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक, सबको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, बाकी ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो ऑप्शन ही सवाल में ये हुआ और हम ये निकाल के बैठे हैं, थोड़ा कोई फायदा ही नहीं है। तो कम से कम हमें कन्वर्ट तो करना आना चाहिए। अच्छा, आप इसमें एक काम और करना, मैंने तो सवाल कर दिया बेटा, मेरा आंसर सब आ चुका है। आप एक छोटा सा काम और करना प्रैक्टिस के लिए, कि मैंने इस वायर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया है x, आप इसी तार को ऊपर की तरफ x डिस्प्लेस करके पूरा सवाल वापस से कर देना, आंसर सेम आना चाहिए। आप तो जानते बेटा एसएचएम इस बात पर थोड़ी डिपेंड करता है कि आपने इक्विलिब्रियम से उसको नीचे डिस्प्लेस किया है ऊपर डिस्प्लेस किया, टाइम पीरियड तो सेम आएगा। तो यही वाला सवाल वापस से कर लेना। इस बार बेटा पार्टिकल को नीचे डिस्प्लेस करने के बजाय ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करके फिर सारा का सारा सवाल कर लेना। और जो भी आपका सोल्यूशन हो बेटा उसकी पिक लेके एक बार टेलीग्राम पे सेंड भी कर देना, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग साथ साथ सीख रहे हो। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे इस बात को, ना आगे चलते हैं बेटा। एक काफ़ी टफ सा सवाल करते हैं बेटा, ऐसे कॉन्सेप्चुअल भी है और अगेन उसमें जो टफनेस है ना वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नहीं है, मैं पहले बोलता हूँ, वो मैकेनिक्स की है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, नॉन इम्पल्सिव क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, वगैरह वगैरह। यहाँ की अगर बात करें, मतलब सिंपल अगर मैं अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूँ तो बड़ा सिंपल सा सवाल होगा, I इंटू एल क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा, और कुछ खास नहीं, कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सवाल बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मैकेनिक्स उसमें थोड़ी सी अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बेटा। आपके पास ये बड़ा एक बैटरी है, ये बैटरी का बड़ा कोई जो तार है वो एक स्विच से जुड़ा हुआ है। ये तार बड़ा ऐसे हम ऊपर ले गए और ये कोई कंडक्टिंग कंटेनर है। मैं पहले बोल दूं बेटा कि ये जो कंडक्टर है, ये सॉरी ये जो कंटेनर है ये कंडक्टिंग है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कंडक्टिंग कंटेनर है। वायर तो सारे के सारे कंडक्टिंग है ही हैं, ये जो आपके कंटेनर्स हैं ये भी कंडक्टिंग है, दोनों ही कंडक्टिंग है। ये भी कंडक्टिंग है, ये भी, तो मैंने कंटेनर्स लिख दिया तो तुम समझ गए। इनके अंदर में एक लिक्विड भर रखा है और वो लिक्विड भी कंडक्टिंग है। तो मेरे ख्याल से बड़ा लिक्विड फॉर्म में मेटल कौन होगा, मर्क्यूरी होता। ठीक है, तो मैंने अंदर एक तरह से मर्क्यूरी भर रखा है। अंदर मैंने ऐसे मर्क्यूरी भरा हुआ है। मर्क्यूरी क्यों भरा हुआ है तुम समझिए ना बेटा, मर्क्यूरी भी कंडक्टिंग लिक्विड है। ये हमारा कंडक्टिंग लिक्विड है या फिर मेटेलिक लिक्विड है बेटा। दिस इज अगेन कंडक्टिंग इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म। अब क्या है कि मैंने है ना बेटा इनके अंदर, इस लिक्विड के अंदर एक तार डुबो रखा है, एक सिंपल सा बड़ा तार डुबो रखा है ऐसे ऐसे। m मास का l लेंथ का बड़ा वायर है। ये जो लेंथ ना बड़ा ये l है, ये तो नेग्लिजिबल सी है, मैंने डिप कर रखा है इसको, सारे अरेंजमेंट को ऐसे डिप कर रखा है। पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये बेटा एक तरह से हमारे वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा है, वर्टिकल प्लेन में पड़ा है। वर्टिकल प्लेन में बड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वैसे नीचे की तरफ होती है जी। यहां तक ठीक है। चलो बेटा, अब हुआ क्या
कि मैंने ना इस स्विच को ऑन किया। अब तुम सुनना, मैंने इस स्विच को ऑन किया, पहले पूरी बात सुनना। मैंने इस स्विच को ऑन किया, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर पहले से ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन किया, सुनना, करंट जाएगा 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 जाएगा, कंटेनर भी करंट को रोकेगा नहीं क्योंकि कंडक्टिंग है। ये मरकरी है, मरकरी बेटा करंट को रोकेगा नहीं क्योंकि वो भी कंडक्टिंग है। ये जो तार है ये भी कंडक्टिंग है, तो करंट जाएगा 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 जाएगा, मरकरी नहीं रोकेगा, कंटेनर नहीं रोकेगा, करंट बेटा वापस जाएगा, पूरा सर्किट बन जाएगा। लेकिन एक बात सुनना, जैसे ही करंट यूं जाएगा, जैसे ही करंट यूं जाएगा, वैसे ही इस तार में करंट गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, आई एल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। जो फोर्स ऊपर की तरफ आई एल भी आ रहा है, ये बहुत तगड़ा आ रहा है, खूब मस्त तगड़ा फोर्स आ रहा है। सर तगड़ा क्यों आ रहा है बेटा? तगड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने हर जगह मेटल यूज किया है, अच्छा मेटल यूज किया है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा है तो ऑफकोर्स आईएल भी बहुत बड़ा है, और आईएल भी बहुत बड़ा है तो आप ऐसा मान सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स एक तरीके से इंपल्सिव फोर्स है। उसके सामने नीचे की तरफ लगने वाला जो mg है वो तो नेग्लिजिबल है, वो तो एक तरह से नॉन इंपल्सिव काइंड ऑफ फोर्स है, और उस आईएलबी फोर्स के कारण ये जो तार है ये ऊपर उठ जाता है। लेकिन जैसे ही ये तार ऊपर उठा बेटा, वैसे ही ये तार इस मरकरी से बाहर निकल गया। मरकरी से बाहर निकलते आपका सर्किट तो खत्म हो गया भाई, ये वाले दोनों एंड अगर बाहर निकल जाएंगे बेटा, फिर तो आपका सर्किट तो ओपन हो गया। जैसे सर्किट ओपन हो गया, हमारे पूरे पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इस तार में करंट बहेगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। जैसे ही करंट बहेगा ये वाला तार उठ जाएगा, जैसे ही वाला तार उठ गया बेटा, वैसे ही ना पूरा पूरा सर्किट तो खत्म, करंट जाना जीरो। लेकिन जैसे तार उठ गया, तार के पास वेलोसिटी आ गई, तार के पास बेटा वेलोसिटी आ गई, तो तार थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, mg लेगा नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, फिर वापस आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा टाइम था, उस थोड़े से टाइम के अंदर करंट आया शानदार, बहुत तगड़ा करंट आया। भले ही कम टाइम के लिए आओ, भले ही कम टाइम के लिए आओ, लेकिन करंट आया शानदार। तो वो इतना बड़ा करंट मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा टाइम इंटरवल, चार्ज तो ठीक ठाक आ सकता है भाई। हमने मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट इनटू जीरो कैन बी फाइनाइट, कैन बी जीरो, कैन बी फाइनाइट, कैन बी इनफाइनाइट, तो फाइनाइट भी हो सकता है। करंट आपका इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए वो करंट आया है, तो ऑफ कोर्स चार्ज तो फाइनाइट आ ही सकता है। तो इतने से टाइम के अंदर कुल मिलाकर बैटरी ने क्यों चार्ज दिया है, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि बैटरी ने कुल मिलाकर क्यों चार्ज दिया है। फिर चार्ज देना खत्म कैसे हो गया बेटा? खत्म इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला तार उठ गया। जैसे वाला तार उठ गया बेटा, वैसे आपका सर्किट हो गया ओपन और करंट जाना हो गया बंद। तो मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बेटा, मैं सारी बातें लिख दूं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर is impulsive because current is very large, बड़ा बहुत ज्यादा करंट अपन ने भेजा है, ठीक है ना। टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाई पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज क्यू। बेटा कुल मिलाकर बैटरी ने कितना चार्ज दिया है? क्यू दिया है। क्यों सर इनफाइनाइट क्यों नहीं दे रहा? बेटा वो इसलिए कि जैसे बेटा क्यू चार्ज देगा ये तार उठ जाएगा, तार उठते बेटा तुम जानते हो बेटा फिर तो करंट जीरो हो जाएगा, बस क्यू चार्ज देगा। फाइंड वेलोसिटी अचीव्ड by wire when it loses contact with mercury। मर्क्यूरी से कांटेक्ट लूज करेगा तब बेटा हमारे इस वायर के पास वेलोसिटी कितनी होगी। दूसरा सवाल बेटा और, फाइंड
मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय वायर। बेटा वायर ने मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की? मेन सवाल तो बेटा ये तो अपन ऐसे कर लेंगे। एक बार अगर बेटा वेलोसिटी पता लग गई, फिर मैक्सिमम हाइट मेरे ख्याल से v² वगैरह कुछ होती होगी, याद आ रही होगी, है ना? चलो करते हैं बेटा। इस तार पर, मैं बेटा इस तार की बात कर रहा हूं। इस तार में जैसे ही करंट गया बेटा आई, इस तार पर दो फोर्स लगेंगे। ऊपर की तरफ लगेगा ILB, नीचे की तरफ लगेगा छोटा सा mg। जैसे कि मैं आपको बेटा पहले पढ़ा चुका हूं, mg हमेशा नॉन इंपल्सिव होगा। वो मोमेंटम चेंज करता है, लेकिन उसमें मोमेंटम चेंज करने में वक्त लगता है। ये जो ILB है ये इंपल्सिव है। कैसे सर इंपल्सिव कैसे? बेटा समझाया तो सही। हमारे पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस बहुत कम है, हर जगह बढ़िया मेटल यूज किया अपन ने, तो करंट आएगा तगड़ा, करंट आएगा तगड़ा, तो ILB आएगा तगड़ा। तो इस ILB के सामने इस mg को मैं एक बार के लिए नेग्लिजिबल टाइप मान सकता हूं। ये फोर्स थोड़ी देर ही लगा, थोड़ी देर लगा, और थोड़ी देर में ही बड़ा मान लीजिए, थोड़ी देर के अंदर ये मान लीजिए t = 0 है, तो थोड़े से टाइम बाद ही dt समय के अंदर ही इस तार के पास बेटा वेलोसिटी आ गई है v। थोड़े से टाइम के अंदर बेटा वेलोसिटी आ गई है v, और जैसे ये तार हल्का सा ऊपर उठा, बेटा मरकरी से कांटेक्ट लूज। अब सुनना इस बात को बेटा, सुनना इस बात को। इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए आप इस तार पर IMT लगाइए। IMT मतलब बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। आखिर इंपल्स है कितना? फोर्स है ऊपर की तरफ ILB, ये फोर्स लगा है छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए। इट शुड बी इक्वल टू तार का फाइनल मोमेंटम माइनस तार का इनिशियल मोमेंटम। सर mg dt क्यों नहीं लिख रहे भाई? वो ILB dt ऊपर है, mg dt नीचे है, तो सर ILB dt माइनस mg dt लिखो। बेटा mg बहुत छोटा है, ILB के सामने पहले बोल चुका हूं नॉन इंपल्सिव है। सर लेकिन सवाल में ना तो करंट दे रखा ना dt दे रखा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे करंट इंटू dt दे रखा है। इतना तगड़ा करंट गया है थोड़ी सी देर के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स क्या होगा आपका? चार्ज की कितना चार्ज दिया है और बैटरी ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया है, ये हमें सवाल के अंदर दे रखा है। तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं BLQ इज इक्वल्स टू MV। सॉरी BLQ इज इक्वल्स टू MV। IDT को मैंने BQ लिख दिया। वेलोसिटी की वैल्यू बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गई है BLQ/m। दिस इज द वेलोसिटी। सर मैक्सिमम हाइट क्या होगी? बहुत सिंपल, ये रहा तार, मरकरी से कांटेक्ट लूज कर चुका है, मरकरी से कांटेक्ट लूज कर चुका है, तो अब सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ एक ही फोर्स है, कितना? mg। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ कितना है? g। अब mg को नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि इकलौता फोर्स ही है, ये मोमेंटम चेंज कर देगा। अब सर पहले तो नहीं कर रहा था बेटा, पहले टाइम इंटरवल कम था। अब बेटा ऑफ कोर्स ये फोर्स छोटा है तो ये मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन मोमेंटम चेंज करने में वक्त लेगा, और मोमेंटम चेंज करने में वक्त लेगा, वक्त लेगा, वक्त लेगा, वक्त लेगा, वक्त लेगा, वक्त लेगा। कभी न कभी, कभी न कभी इस तार का जो फाइनल मोमेंटम है, एज वी नो दैट, कि बेटा कभी न कभी फाइनली जीरो हो जाएगा, कभी न कभी। इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा t, ये टाइम फाइनाइट होगा। वेलोसिटी बढ़ने में इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल लगा, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स था, लेकिन ये वेलोसिटी वापस v से 0 होने में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि अब इंपल्सिव फोर्स नहीं, अब तो नॉन इंपल्सिव फोर्स है। नॉन इंपल्सिव फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकता है, लेकिन मोमेंटम चेंज करने में वक्त लगाता है। सर मुद्दे पे आओ, ये वाली हाइट कितनी होगी? अरे बेटा दिस हाइट विल बी ऑफ कोर्स v²/2g। v²/2g बड़ा b²L²Q²/m², यही नहीं, मैं तो ऊपर जाने का टाइम भी निकाल सकता हूं। ऊपर जाने का टाइम मेरे सारे बच्चे जानते हैं, ऊपर जाने का टाइम बेटा कितना होगा? v/g।
मेरे पास आएगा दैट इज इक्वल्स टू BL³ अपॉन H। जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम नीचे आने का, तो इतने ही टाइम बाद बेटा वापस से वो मरकरी से वापस से स्ट्राइक कर जाएगा। आई रियली होप बेटा सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल की सिचुएशन थोड़ी टफ तो थी यार। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं अच्छा सा। सवाल इस तरह से, इस बार इतना टफ नहीं है क्योंकि इस तरह का सवाल हम पहले भी एक दो बार कर चुके हैं, तो हमें हल्का फुल्का आइडिया है अदर चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं। सिचुएशन ऐसी बेटा, ये हमारे पास एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है ऐसे, लूप टाइप है, ऐसा लूप है जिसका रेडियस आपके पास R है, ठीक है। ये जो लूप है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक वगैरह की वजह से होगी और क्या, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, ठीक है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बेटा B है, और ये हर जगह एक जैसी है, हर जगह एक जैसी। लूप का रेडियस बेटा R है, मैग्नेटिक फील्ड B है, बस मेरे ख्याल से हाँ इस तार में करंट आपके पास I है, इन बातों की जरूरत है। दो सवाल पूछ रहा हूं, पहला वाला सवाल तो बहुत आसान है, पहला फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप। ये जो आपका करंट कैरिंग लूप है इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये बताओ। दूसरा सवाल टेंशन इन द वायर, बेटा जो तार है ना जिसमें ऑफ वायर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप वाला जो वायर है इसमें टेंशन कितनी होगी। अब पहले वाले सवाल का जवाब तो तुमने सीधा दे दिया होगा, तुमने कहा होगा कि सर लूप पड़ा है वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम जानते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो है वो I × L क्रॉस B होता है, और लूप में तो हमारा L वेक्टर जो होता है वो तो जीरो होता है, भाई जहां से चले थे वहीं खत्म हो गए, तो ऐसे केस में तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है नेट वो तो जीरो आएगा। तो पहले वाले सवाल का जवाब तो बहुत ही क्लियर सा है कि मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो आएगा। जीरो कैसे है मैं उस बात की फीलिंग भी दिला सकता हूं, देखना कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर छोटा सा एलिमेंट लिया dl लेंथ का, इस dl लेंथ पर फोर्स देखता हूं, dl है ऐसे b है ऐसे, एंगल कितना हो गया 90, dl क्रॉस b, बड़ा b है ना अंदर इसलिए अंदर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी तो अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो इस पर छोटा सा फोर्स आएगा ऐसे बाहर की तरफ। इस फोर्स को बड़े आराम से बड़े प्यार से लिख सकता हूं I इंटू इसकी लेंथ, बेटा लेट्स से द लेंथ इज dl इंटू b इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड b वेक्टर, dl ऐसे b ऐसे, एंगल बेटा कितना हो गया 90, ये आ गया फोर्स। इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो एलिमेंट है उसको देखते हैं, बेटा उसमें करंट है ऐसे, इसकी लेंथ अगर dl है तो बेटा इसकी लेंथ भी dl है, इसमें dl है ऐसे b है ऐसे, dl क्रॉस b, बेटा फोर्स आएगा बाहर की तरफ। काश मैं उस फोर्स की वैल्यू लिख पाऊं तो मेरे बच्चे बोले से लिख देंगे, करंट है I, इसकी लेंथ है dl, मैग्नेटिक फील्ड है b इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड b वेक्टर, बेटा वो 90 है, तो दैट कम्स आउट टू बी I इंटू dl इंटू b।
वो वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम आ रहे हैं और डायरेक्शन में अपोजिट आ रहे हैं। तो आपको इस बात को तो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब हर छोटे छोटे एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ 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 लग रहा है। और ये जो फोर्स है ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। और अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि नेट फोर्स बड़ा क्या आएगा, जीरो। भाई जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर बड़ा उतना फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर। नेट फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी जीरो। लेकिन आपको ये भी फील आ गई होगी, भले ही हमारे पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, भले ही नेट उसका सम जीरो आ रहा हो, लेकिन वो ऐसे बाहर की तरफ खींच जरूर रहा है। और उस खींचने के कारण हमारे सारे के सारे तार में कुछ ना कुछ टेंशन आ जाएगी। ये टेंशन हम लोगों को बड़ा पहले से भी निकालने आती है। इस तरह के सवाल हमने पहले भी कर रखे हैं। अगर आपको नहीं याद तो अलग बात है, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को, अभी दिखाता हूं। सुनना बेटा, हमारा जो वायर था उसका एक छोटा सा एलिमेंट लो। हमारा जो वायर था ऐसे, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लो इस तरह से। छोटा सा एलिमेंट लो। लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज डी थीटा, लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट की बात करो। इस छोटे से एलिमेंट की मैं लेंथ जानता हूं बड़ा कितनी है, आर डी थीटा। ये आर डी थीटा, ये टोटल लेंथ हो गई है 2r डी थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। छोटा सा ही तो एलिमेंट है बेटा, छोटा सा तो एलिमेंट है। चलो मैं इसको अलग से दिखाया था। ले बेटा, ये है आपके पास r, ये है आपके पास r, ये है डी थीटा बड़ा, ये है आपका डी थीटा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है ऐसे अंदर की तरफ B। करंट है आपके पास ऐसे। इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स कितना लगेगा देखता हूं बेटा। इस छोटे से एलिमेंट पर अगर फोर्स निकालना हो तो सबसे पहले बेटा पहले वाले पॉइंट और आखिरी वाले पॉइंट को जोड़ दो। जोड़ दिए बेटा। ये अगर r है तो ये r साइन डी थीटा, ये भी आपका r साइन डी थीटा। यहां से तक की टोटल लेंथ आ गई है 2r साइन डी थीटा। बेटा L वेक्टर है ऐसे, B वेक्टर है ऐसे, कितना एंगल है 90। तो ऑफ कोर्स फोर्स आएगा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। बेटा फोर्स इस पर लग रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए बना दिए। एक्चुअल वायर तो यही है, बस फोर्स लिखने के लिए तुम जानते हो कि हम पहले पॉइंट और आखिरी वाले पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स आएगा बाहर की तरफ। इस फोर्स को बड़े आराम से लिखता हूं, करंट इनटू लेंथ। बड़ा लेंथ कितना है 2r साइन डी थीटा, I इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन योर L वेक्टर एंड B वेक्टर, बड़ा होता 90। इस फोर्स के कारण हमारा एलिमेंट ऐसे बाहर की तरफ जाना चाहेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमारा जो वायर है वो सारा का सारा तन जाएगा। वायर तन जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि इस तार को बाकी वाला जो तार, भाई इस इतने से एलिमेंट को बाकी एलिमेंट अपनी तरफ खींचेंगे किसी न किसी टेंशन T1 से। इस एलिमेंट को बाकी सारा का सारा तार अपनी तरफ खींचेगा टेंजेंशियली किसी न किसी टेंशन T2 से। गौर करना बेटा, अगर ये वाला एंगल डी थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस डी थीटा। बेटा ये वाला एंगल आपका वापस से डी थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90। बेटा दिस एंगल इज 90। ये वाले डायग्राम बेटा याद आ रहे होंगे, हमने पहले ही बना रखे। इस T1 T2 के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ मेरे पास आ गया है T1 का कॉस डी थीटा, इधर की तरफ आ गया है T2 का कॉस डी थीटा। इधर की तरफ आ गया है T1 का साइन डी थीटा, इसके पास भी बड़ा इधर की तरफ आ गया है T2 का साइन डी थीटा। हम जानते हैं कि हमारा वायर जा तो कहीं नहीं रहा, तो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई है कि T1 का कॉस डी थीटा इज इक्वल्स टू T2 का कॉस डी थीटा।
बेटा कॉस डीटा कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T। मतलब पूरे के पूरे तार में हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। ये बात हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सारे पॉइंट को सिमेट्रिक किया तो सारे का सारा अरेंजमेंट सेम टेंशन रखेगा। इधर की तरफ T साइन थीटा, T साइन, बेटा दोनों T सेम है इसलिए, तो T साइन थीटा बेटा 2T साइन डी थीटा शुड बी इक्वल टू बाहर की तरफ फोर्स। बेटा बाहर की तरफ मेरे पास बेटा कितना फोर्स है, I इंटू बी इंटू 2R साइन डी थीटा। बेटा साइन डीटा साइन डीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और टेंशन की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है। और बेटा कितनी वैल्यू आ गई है, IBR। बेटा हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है IBR। बेटा ये हमारे पास आ गई है टेंशन। आई होप इट्स ओके। इस तरह के सवाल बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं ना। हम काफी टाइम से यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर पड़ा हो तो उस पर फोर्सेस कैसे लगते हैं। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या करेंगे, हालांकि हमें बेसिक पता है क्या करेंगे, I इंटू एल क्रॉस बी नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगा देंगे, I इंटू डी एल क्रॉस बी लगा देंगे और फिर छोटे छोटे फोर्सेस को निकाल कर अपन इसको ऐड कर लेंगे। तो बड़ा छोटा सा हेडिंग लिख सकते हो, फोर्स इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में फोर्स कैसे निकालेंगे। बेटा उस केस में अगर आपके पास कोई वायर है ऐसे और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, उस छोटे से एलिमेंट पर छोटा सा फोर्स लिखूंगा। दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स I इंटू डी एल क्रॉस बी। बी क्या है, बी बेटा ऑफ कोर्स अब उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है। तो ऐसे में छोटे छोटे एलिमेंट पर फोर्स निकालता जाऊंगा और उन छोटे छोटे एलिमेंट्स पर जो फोर्स है उसको वेक्टरली ऐड करता जाऊंगा। करंट हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लूंगा, लेकिन इस बार और कुछ बाहर नहीं निकाल पाएंगे। बड़ा हमारा सिर्फ और सिर्फ ये डीएल क्रॉस बी ऐसे ही रह जाएगा। दिस इज द फोर्स। तो कहने का अर्थ है कि जो भी फोर्सेस हैं बड़ा उन सबको इस तरह से हमें ऐड करने हैं। फोर्सेस सिर्फ उस में इस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है बच्चों, आई होप इससे हमारा काम चल जाएगा। थ्योरी वाली बात तो इतनी है, बाकी तो बात ठीक है। सवाल है, मैं आसान सवाल से ही स्टार्ट करता हूं, मैं धीरे धीरे सवालों का लेवल भी बढ़ाऊंगा। सुनिएगा, हमारे पास बड़ा इस तरह का रीजन है। लेट्स से रीजन इज लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स और बड़ा ऑफ कोर्स बाहर की तरफ जेड एक्सिस, बाहर की तरफ आपकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दे रखी है मुझे, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू एक्स अपॉन एल के कैप। आराम से सोचे बेटा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के कैप के अलोंग है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में वेरी कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट में वेरी कर रही है। बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। जैसे एक्स की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, एक्स की वैल्यू एल पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, एक्स की वैल्यू 2L पर मैग्नेटिक फील्ड 2B नॉट है, एक्स की वैल्यू 3 टाइम्स L पर बड़ा 3 टाइम्स B नॉट है। ऐसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक बड़ा वायर पड़ा है, एक बड़ा वायर पड़ा है ऐसे। एक्स एक्सिस के अलोंग ये बड़ा एक वायर पड़ा है, ये रहा। इस वायर के अंदर करंट है I और इसकी लेंथ है L। करंट है I, बड़ा लेंथ है L, ठीक है। और सवाल सुनिए बेटा, फाइंड, बेटा मैं ओरिजिन को एक बार के लिए O बोल रहा हूं, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स
ऑन वायर, बेटा वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। दूसरा सवाल, फाइंड टॉर्क ऑन वायर अबाउट ओ, बेटा ओरिजिन के अबाउट इस पर कितना टॉर्क है वो बताओ। और तीसरा, फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, सोचते हैं। आई इंटू एल क्रॉस बी फॉर्मूला लगाना बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ऑफ कोर्स ना हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है। ये तार एक ऐसे रीजन के अंदर पड़ा है जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्या करूं, आई इंटू डीएल क्रॉस बी लगाएंगे। डीएल क्रॉस बी लगाने के लिए बेटा एक काम करना, एलिमेंट चूज कीजिए। मैंने एलिमेंट इस तरह से चूज किया, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया, बिल्कुल छोटा सा लिया, दिखाने में थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, जिसकी विड्थ है dx। x डिस्टेंस दूर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे दे रखी है b0 x अपॉन l। के कैप तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स कितना है और किधर है। तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, इसका dl वेक्टर है इस तरफ, b वेक्टर है इस तरफ, फोर्स आएगा dl क्रॉस b की तरफ। dl की तरफ उंगलियां, b की तरफ उंगलियां घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अंगूठा टूट जाएगा, सॉरी उंगलियां टूट जाएंगी। क्या करे बेटा, dl ऐसे b ऐसे, क्रॉस फोर्स आ गया नीचे की तरफ। छोटा सा एलिमेंट है तो फोर्स भी आएगा छोटा सा। काश मैं ये छोटा सा फोर्स लिख पाऊं। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस छोटे से फोर्स को हम लिख सकते हैं I इंटू डीएल, डीएल नहीं बेटा इसकी लेंथ है dx, इंटू बी। आखिर इस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है b0 x अपॉन l, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन योर डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑफ कोर्स द एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज द फोर्स। बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये वाला फोर्स हमने सिर्फ और सिर्फ कहां पर निकाला है, सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट पे निकाला है। ये फोर्स तो यहां से लेकर यहां तक हर जगह है। यहां पर भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा, 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 यहां पर भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा। सर आपने ये फोर्स के जो एरोस हैं इनकी लगातार ऐसे लेंथ बढ़ाते हुए क्यों लिखी है? क्योंकि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां पर फोर्स कम लग रहा है, यहां पर और कम, यहां पर और कम, यहां पर और कम, यहां पर और कम। सर ऐसा क्यों? बट आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फोर्स भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस वाले एंड पर फोर्स ज्यादा होगा, इस वाले एंड पर फोर्स कम होगा। खैर मुझे तो पूरा फोर्स चाहिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए सबसे पहले आई बाहर, b0 बाहर, l बाहर, सिर्फ और सिर्फ x dx का इंटीग्रेशन करना है बेटा। x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। इंटीग्रेट किया तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी I b0 l अपॉन 2। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा आंसर आज का, समझ गए बेटा। अगला सवाल, फाइंड टॉर्क ऑन द वायर अबाउट पॉइंट O। आखिर इस फोर्स का टॉर्क है कितना बेटा, बहुत सिंपल। इस पॉइंट से अगर टॉर्क निकालना है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस छोटे से पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क भी, 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 सारे के सारे फोर्स का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। सबको जोड़ दो। तो मैंने सबसे पहले छोटा सा टॉर्क लिखा, छोटे से फोर्स के कारण। इस छोटे से फोर्स के कारण टॉर्क आएगा ये छोटा सा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये छोटा सा फोर्स हम लिख चुके हैं बेटा। दिस छोटा सा फोर्स इज ऑफ कोर्स बेटा कितना है, I इंटू b0, बेटा छोटा सा फोर्स लिखना है, इंटू b0 इंटू x अपॉन l इंटू dx। ये तो फोर्स है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x। सर मुझे पूरा टॉर्क लिखना है बेटा, पूरा टॉर्क लिखना है तो छोटे छोटे टॉर्क लिखिए और उन सबको जोड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। I बाहर, b0 बाहर, l बाहर, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करनी है, 0 से लेके l तक। टॉर्क की वैल्यू आ गई है I b0 बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाऊंगा तो l क्यूब बाई 3 बेटा, l स्क्वायर बच जाएगा, एक l तो कैंसिल। ये आ गया आपका टॉर्क, ये आ गया आपका टॉर्क। बन गया बड़ा सवाल।
लास्ट है बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हो सकता है कि बच्चे बेटा इस कॉन्सेप्ट को भूल गए हो, मैं वो वापस से याद दिला देता हूं। ये वो पॉइंट है जिस पर हम नेट फोर्स को लगता हुआ मान लें तो वो एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जितने छोटे छोटे फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे बेटा ये हमारा वायर था, ठीक है, ये बेटा आपका पॉइंट O था, यहां से किसी r डिस्टेंस दूर मैं इस नेट फोर्स को लगता हुआ मान लूं। बेटा ये नेट फोर्स कितना था बेटा, मेरे ख्याल से I/B0L/2 था। नेट फोर्स को किस पॉइंट पर लगता हुआ मानूं कि वो एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करे जितना सारे के सारे डीएफ मिलकर कर रहे थे। तो आप बोलोगे से वेरी सिंपल, दिस एफ नेट multiplied by r should be equal to torque, but that is equals to I/B0L/2 into r should be equal to I/B0L²/3। बेटा r की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, 2L/3। तो आप सारे के सारे फोर्स को कहां पर लगता मान सकते हो, 2L/3 पर। ये बेटा फोर्स आपका यूनिफॉर्म नहीं था। अगर आपका ये फोर्स यूनिफॉर्म होता तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेंटर पे आता। इस बार सेंटर पे नहीं है, थोड़ा दूर आया है। क्यों? क्योंकि दूर वाले फोर्स बड़े थे, इधर वाले फोर्स आपके छोटे थे, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थोड़ा सा उधर की तरफ खिसक गया है। इस तरह से हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मान सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं है। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर और सवाल करते हैं। सुनिए बेटा, इस तरह का अरेंजमेंट है आपके पास। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट पहले से पता है, इसमें बेटा करंट की वैल्यू I1 है। मैं पहले ही बोल दूं बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा ये एक लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन है। मैं पहले बोल दूं बेटा, ये वाला एंगल आपका 90 है। इस पर एक तार पड़ा है दूसरा, उसमें भी करंट है, उसमें भी करंट है, ऐसे। ये दूसरा तार, इस तार में कुछ ना कुछ करंट है, लेट से बेटा I2। ये जो सेपरेशन है, सॉरी इस तार की जो लेंथ है बेटा वो L है, और ये जो सेपरेशन है बेटा ये आपके पास A है। मुझे निकालना है इन दोनों तारों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड magnetic force between these two wires। इन दोनों वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। बिल्कुल बताएंगे बेटा, या तो इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड और I इंटू DL क्रॉस भी कर दो, या फिर इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड और I इंटू DL क्रॉस भी कर दो। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान है, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखकर I इंटू DL क्रॉस B करूंगा। आसान पड़ेगा ना एक्चुअली। सर ये वाला तार जब ऐसे था तब आपने I इंटू DL क्रॉस B की बजाय I इंटू L क्रॉस B किया था। वो बेटा इसलिए किया था क्योंकि जब तार यूं था तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम थी। इस बार इस तार के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां कम होगी, यहां और कम होगी, यहां सबसे कम होगी। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बराबर नहीं है तो ऑब्वियस बात है फॉर्मूला बेटा कौन सा सही रहेगा, I इंटू DL क्रॉस B रहेगा। इस तार के कारण इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो तार में करंट की तरफ अंगूठा, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां पॉइंट कर दो। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। हाँ यहां ज्यादा, यहां कम, यहां और कम, यहां सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आएगी ऐसे अंदर। सर I इंटू DL क्रॉस भी करना है तो एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, तो एलिमेंट चूज करो।
यहां से x डिस्टेंस भी आप एलिमेंट चूज कर सकते हो और यहां से भी x डिस्टेंस एलिमेंट चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने यहां से x डिस्टेंस दूर गया और एक छोटा सा चिन्ना सा एलिमेंट लिया dx। ठीक है, इस पर फोर्स निकालता हूं, इसमें करंट है ऐसे और इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो फोर्स कैसे आएगा, एल वेक्टर तो करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और वो छोटा सा चिन्ना सा प्यारा सा फोर्स होगा df। उस df को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, करंट है I2, इसकी लंबाई मेरे प्यारे बच्चों dx मल्टीप्लाइड बाई इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। अरे यार, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, r बटा कितना है x, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड b वेक्टर, ऑफ कोर्स दैट एंगल इज 90 डिग्री। सर मुझे फोर्स सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट पे नहीं लिखना, मुझे तो हर छोटे 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 एलिमेंट पर फोर्स लिखना है, मुझे तो यहां पर भी फोर्स लिखना है, यहां पर भी लिखना है, यहां पर भी लिखना है, यहां पर भी लिखना है, सारे फोर्स लिखने हैं। लिख दो बेटा, क्या दिक्कत है। सर ये एरो छोटे क्यों किया जाएगा, जितना आपका एलिमेंट दूर होगा इस वायर से बेटा वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फोर्स भी कम होंगे। मुझे अगर नेट फोर्स लिखना है तो इन छोटे छोटे फोर्सेस को लिखिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। बेटा ऐड करना कितना आसान काम है, म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, 2π बाहर, सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन x बच गया। बेटा कैलकुलेशन चेक तो कर लो, म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, 2π बाहर, सब बाहर। x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, मुझे यहां से लेकर यहां तक फोर्स निकालना है। इसके इधर तो तार है ही नहीं, इस पॉइंट के लिए ऑफ कोर्स x की वैल्यू होगी a, क्योंकि बेटा सेपरेशन है a, और इस पॉइंट के लिए बेटा x की वैल्यू होगी a प्लस l। तो x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, a से लेकर a प्लस l तक। f की वैल्यू आ गई है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π, बड़ा dx अपॉन x का इंटीग्रेशन आएगा ln x, लिमिट कहां से, a से a प्लस l। अब बड़ा इतनी मैथमेटिक्स तो आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे अब तक। इट कैन बी रिटन एज ये आपका फोर्स आ गया, ये आपका फोर्स आ गया। अगर आप टॉर्क निकालना चाहो टॉर्क निकाल सकते हो। कोई मुझसे कहते सर यहां से टॉर्क कितना होगा, मेरा टॉर्क होगा df इंटू एक्स, डीएफ हमें लिखना आता है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बेटा फोर्स से पूछते हैं, टॉर्क पूछेंगे तब भी कर लोगे, मेन चीज तो फोर्स लिखना है, बाकी तो सब कर लेंगे। अच्छा कोई बच्चा कह दे कि सर आपने यहां से x लिया, अगर मैंने यहां से x पर dx लिया होता तो तब भी ये करते, बस फिर मैं x अगर यहां से अगर चूज करता तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वेरी करती 0 से लेके l तक, क्योंकि ये वाले पॉइंट पर तो x की वैल्यू 0, मैं यहां से यहीं से तो लिख रहा हूं, तो यहां पे ले 0, यहां के लिए l, बड़ा तब लिमिट चेंज होती है बेटा 0 से लेके l तक। तो कैसे कर लो, आपका आंसर तो बेटा एग्जैक्टली सेम ही आएगा, चाहे आप x यहां से चूज करो, चाहे आप x यहां से चूज करो, चाहे यहां से चूज करो। ठीक, ये आपका आंसर है। बढ़िया लगा, आगे चलते हैं।